हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग फिर से लेकर के आए हैं सोर्स एनालिसिस की वीडियो। ये वीडियो रहने वाला है एनडीए का जो अभी पेपर हुआ था आपका 2023 का सेकेंड वाला। उसमें आपका जो बायो का पार्ट था वो कहाँ से आया। ठीक है, इस वीडियो के बाद आप लोग खुद से एक एनालिसिस आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आपको कमी रही आपकी, कौन से आपको सोर्सेज रेफर करने चाहिए, किस सोर्स का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना है। बट ओवरऑल अगर मैं इसका आपको आइडिया दूं तो जो एनसीईआरटीज होती हैं आपकी वो बेस है। एनसीईआरटीज मस्ट है आपके किसी भी डिफेंस एग्जाम्स के लिए। डिफेंस एग्जाम्स नियर अबाउट 70% आपका पूरा टिका होता है एनसीईआरटीज के ऊपर। अब चाहे वो आपका एनडीए एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आपका सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, ग्रेजुएशन लेवल की एंट्रीज हो, इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि जो एनसीईआरटीज की इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स का, उसमें कौन सा ये जो प्रोसेस है, कौन सी जो चीज है वो हमें जरूरत नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को सबसे पहले यही देख लेना है कि एक बेसिक सी चीज पूछी है। CO2 सबने पढ़ा होता है, ये वाली रिएक्शन हर किसी को याद होगी कि ग्लूकोज बना देना है लास्ट में, हाँ, एनर्जी गिविंग कर देनी है। ठीक है, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटीज में भी ये बात आती है। क्लास 10th की एनसीईआरटी पेज नंबर 96 आपका डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन जो है वो मेंशन करता है कि 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में आपका बन जाता है ये वाली चीजें। तो इसमें आपसे यही पूछा था कि कौन सा जरूरी नहीं है, इस पार्ट से पहले पहले वाली चीज आपको देख लेनी थी। इसमें देखा हमने क्लोरोफिल है, हाँ भाई ये तो नहीं आएगा। CO2, हाँ भाई ये भी नहीं आएगा। वाटर जो है 12H2O हमने ले रखा है, तो बचा क्या, जो आपका जो प्रोडक्ट है जो बन करके आया है दैट इज O2H2O एंड ग्लूकोज। तो जो नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, खाना बनाने की प्रक्रिया के दौरान, वो ये पहले वाला पार्ट बच जाता है। तो इसमें आपका जो नोट वाला ऑप्शन आएगा वो होगा फोर्थ O2। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्लावरिंग प्लांट्स डीएनए कंटेंट ऑफ पेरेंट प्लांट गेट हाफ ड्यूरिंग। अब इसमें बेसिकली आपसे बोला गया था मियोसिस के बारे में। ठीक है, मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन को हम लोग कह देते हैं मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, जिसमें जो डिप्लॉइड सेल है, कोई भी डिप्लॉइड सेल वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है। डिप्लॉइड डबल वाला, हैप्लॉइड क्या होता है, सिंगल वाली चीज। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है कि जो मदर सेल है उसके ऊपर, उस पे माइक्रोस्पोर्स बनना। माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आप उनको बोल सकते हो पोलन मदर सेल। तो जब पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे आपका जो डीएनए कंटेंट है प्लांट का वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ताकि जो आने वाला जो टेट्राड फॉर्मेशन होगा, चार हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो इक्वल अमाउंट ऑफ जो कंटेंट है वो पहुंच सके। उसी प्रोसेस को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें मियोसिस जो है वो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, डीएनए कंटेंट हाफ हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है। इसको हम लोग एक हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि जो 12th क्लास की बुक्स है वो बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं की जाती है, आप लोग भी नहीं पढ़ते हो, तो इसको हम लोग हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन। चाहे ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन ले लो, चाहे से आप इसमें एंजियोस्पर्म्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले सकते थे। सबको पता है कि जो फीमेल गैमेट है दैट इज एग। एग जो होता है वो अगर मेल वाले उस पर बात करें तो स्पर्म के साथ क्या हुआ, फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद जो फर्टिलाइज एग है उसको हम लोग कह देते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, ह्यूमंस में भी सेम प्रोसेस है, एम्ब्रियो बन जाता है, ह्यूमंस में हो जाता है कि ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, फिर बच्चा आ जाएगा। लेकिन जो प्लांट्स वाली कैटेगरी है उसमें आपका एम्ब्रियो और उसके बाद ये वाला सीड वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर इतना भी पहुंच जाते तो भी ये क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व हो जाता। एग, जाइगोट, आफ्टर दैट एम्ब्रियो।
अगर इसके सोर्स की बात करनी है तो वो है क्लास 10th की एनसीईआरटी, पेज नंबर आपका 138, डायरेक्टली आपको उस पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, इतना इजी कि हर चीज में आप लोगों ने देखा है यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। नॉर्मली जब बायो स्टार्ट होती है उसी टाइम पे बातें हो जाती हैं इस चीज की कि सबसे पहले हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोट्स जो एडवांस वाले होते हैं। अब इसमें आपसे सिंपल सा ये पूछा गया था कि कौन सा स्ट्रक्चर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में। तो अगर इस टेबल पे ध्यान दोगे तो सबसे जो आपका डिफरेंस निकल के आता है जो अलग है, हम इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम सोर्स देख रहे हैं, 9th और 10th क्लास में दोनों में मिल जाएगा। ऑर्गेनेली जो है यूकैरियोटिक सेल्स में एडवांस वालों में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली का ही नाम है, जैसे लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो सारी ही चीजें, गोल्गी बॉडीज होती है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, सेल ऑर्गेनेली कहलाती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, एब्सेंट है। तो आपसे स्पेसिफिक ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट है लेकिन यूकैरियोट्स में स्पेशली प्रेजेंट है, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में पेज 10 पे मिल जाएगा। थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस लगाते हो तो वहां भी आपको ये समझ आ जाएगा। इसमें पूछा जो आपका टूथ डेके होता है, जो डेंटल कैरीज होती है, वो किस वजह से लगती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े क्या बोलते हैं, मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो आपके दांतों के ऊपर एक स्लाइम की लेयर बना देता है। बैक्टीरिया जो होता है, जो आपने मीठा खाया, जो शुगर खाई है, उस शुगर से क्या करता है, वो आपके दांतों को कवर कर देता है। और उसको क्या होता है, फिर वो जो सलाइवा होता है आप लोगों का, कई बच्चे कंफ्यूज थे सलाइवा करके आए, लेकिन सलाइवा तो यार ये चीज होती है ना कि जो इस पे जो कवर हो गया उसको क्या करना है, उसको रिमूव करता है सलाइवा, ठीक है। जो एसिड बना दिया, जो बैक्टीरिया ने जो एसिड बना दिया शुगर के साथ मिलकर के, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम होता है सलाइवा का। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट आएगा दैट इज ए, शुगर। अगर इसके सोर्स देखने हैं नोट्स में मिल जाएंगे, प्लस में आपका एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड, कि वो बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर 12th क्लास की एनसीईआरटीज भी आप पढ़ोगे बायोलॉजी के लिए, उसमें भी एक बहुत ज्यादा डीप में आपको पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। इसका जो डायरेक्टली ऑप्शन आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ये जो 12th क्लास का रेफरेंस मैंने डाला है इसमें भी डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी ये चीज, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद आप इसका कुछ क्रक्स निकाल पाओगे। बट अगर फिर भी इसको किसी ने अटेम्प्ट किया है तो इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लास 10 से पेज नंबर 134 से डायरेक्टली उठाया है। इसमें अगर हम बोले डायरेक्ट नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मॉडरेट कैटेगरी बोलेंगे हम लोग। स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, कभी नहीं पढ़ा होगा, स्किप करते हैं या फिर इसको कुछ और ही मार्क कर देते हैं हड़बड़ा कर। क्वेश्चन आपसे पूछा था, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के लिए ट्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि डीएनए की जो कॉपीज होती है वो अलग तरीके से बनती है, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है आपका, स्पेशली जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर पहले क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए करने के लिए और हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, ताकि क्या है जो आपके ऑफस्प्रिंग है उसमें मदर, मेल का और फीमेल का, मदर और फादर दोनों की तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग में पास हो सके। तो इसमें यही बताना था कि बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन कांस्टेंट, तभी तो हाफ हाफ होके वो 23 होता है, ह्यूमंस के एग्जांपल आपने पढ़ा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही ज्यादा जनरल सा स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया, जिस बच्चे को ये पता था पॉलिनेशन क्या होता है वो इसको
करेक्ट कर सकता था। और बहुत ही बेसिक सी बात थी कि जो हनी बी है, कोई भी इंसेक्ट है, एयर है, वाटर है, कोई भी ऐसा एजेंट है जो ये पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ए फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर इन। अब फास्टर डेवलपमेंट तो उससे क्या ही होगा। ठीक है, सीधा सीधा इसका आंसर आना था पॉलिनेशन की। जो मेल जो पोलन ग्रेन्स है उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचाने का काम, मीडिएटर का काम कर रहा है इसमें आपका जो इंसेक्ट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी काफी इजी था बट इसको हम लोग मिसलेनियस कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी, एपिकल्चर पढ़ा होगा, सेरिकल्चर, आपसे इसमें पूछा था हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर करेक्टली मैच। एपिकल्चर रेयरिंग ऑफ हनी बी से फिर क्या मिलता है, हनी मिलता है, प्रोडक्ट है ये आपका। सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म का कल्चर करते हैं। ठीक है, फिर क्या मिल जाता है उनको, कुकुन से क्या मिलता है आप लोगों को, सिल्क मिलता है। वीटी कल्चर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, वीटी कल्चर में ग्रेप्स की, अंगूरों की खेती होती है। फोर्थ जो है सिल्वी कल्चर, फॉरेस्ट्री। सिल्वी कल्चर बेसिकली होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आ जाता है उसमें। ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में जो ट्रीज हैं उनके बारे में स्टडी भी आ जाती है। ये एक इसके बारे में सारा फॉरेस्ट के बारे में बात करता है। ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें पूछा था कितने करेक्ट हैं आपके, तो चारों के चारों ऑप्शन क्या होंगे आपके, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एब्जॉर्ब सनलाइट। कि भाई सिंपल सा आपसे इतना सब कुछ घुमा के इतना पूछा था कि जो सोलर रेडिएशन है वो प्लांट के पास गिरती है तो वो कितना उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। क्लास 9th की एनसीईआरटी में जाओगे, पेज 258 खोलोगे, चैप्टर नंबर 15 पे साफ साफ लिखा है द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट जो उनकी लीफ पे पड़ती है और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, किसमें, फूड एनर्जी में। जो आपने ऊपर देखा था ग्लूकोज, और आपको क्या मिल रहा था, ऑक्सीजन वाला जो प्रोडक्ट थे वो मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 10th में भी मिल जाएगा, 9th में भी मिल जाएगा। टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिजम्स दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग। ये एक तो इसका रेफरेंस निकल सकता है जो आपके साइंटिस्ट थे मेंडल, उनकी थ्योरी से, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट वाले से। ठीक है, उससे हो सकता है। दूसरा आप ये जान सकते हो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस वजह से, क्यों ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वेरिएशन आती है। वेरिएशन से क्या होता है, आपके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसमें आएगा आपका, इसको हम लोग मॉडरेट में रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा बट रेफरेंस से आपको मिल जाएगा कि जो मियोसिस है, जो रिडक्शनल डिवीजन है वो, प्लस फर्टिलाइजेशन जिससे आता है आपका वेरिएशन, इन सब की वजह से जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें क्या आ जाती है, ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन देखने को मिल जाती है। यहाँ आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 11 क्वेश्चन आए थे आपके बायो से। अब ये देख लेते हैं इनका सोर्सेज क्या क्या थे। क्लास 9 से अगर एक्सक्लूसिवली बात करें तो एक क्वेश्चन था, वैसे रेफरेंस में आपको दो तीन देखने को मिल जाएंगे। क्लास 10th 5 क्वेश्चन, 12th क्लास से आपके दो क्वेश्चन देखने मिले। मिसलेनियस कैटेगरी में हम लोगों ने डाले 3 क्वेश्चन, जिनमें से दो हम लोग डालेंगे मॉडरेट इजीली हो जाने वाले, एक आपका हार्ड कह सकते हैं। तो ये रहा आपका बायो का एनालिसिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट जो आपका एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ किसी भी एग्जाम का टारगेट होगा, उसमें आप लोग एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। बेसिकली आप लोग ये दो एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की किसी भी डिफेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको किसी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते। नो डाउट आप किसी के नोट्स रेफर कर सकते हैं बट ये चीजें जब खुद से देखोगे, इन बिटवीन द लाइंस आप पढ़ना शुरू करोगे, उसके बाद आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। आप अपने नोट्स बनाइए, नो डाउट किसी के नोट से आप रेफरेंस ले रहे हैं, कोई आप पेड कोर्स ले रहे हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, एक रेगुलरिटी बनी रहती है उस चीज में, वो कीजिए। बट उसके बाद भी आपको क्या करना है, एक बार तो खुद से एनसीईआरटी उठा लेनी है। किसी के नोट्स रेफर कर रहे हो तो उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसका क्या सोर्स रहा। ठीक है।